हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, चंदेलों की बेटी थी वो, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग गोंडवाना रियासत पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसकी प्रमुख शासिका महारानी दुर्गावती थी। इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में रियासतों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन को डाला गया है। प्री के लिए फैक्ट्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दोनों हिसाब से मैं इस लेक्चर को लेकर के आया हूं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण सेशन सभी तक पहुंच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हम आज से नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं रियासतों की, ठीक, जिसमें 6 महत्वपूर्ण रियासत हैं: गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल रियासत, होलकर रियासत और सिंधिया रियासत। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट गोंडवाना रियासत पर चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके ये सारी रियासतों को कंप्लीट करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा। आइए, सबसे पहले ये देखो कि एमपीपीएससी मेंस में जो प्रश्न बनते हैं वो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन्हें मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये आपके 3 मार्कर प्रश्न हो गए, ठीक, ये आपके 5 मार्कर और ये आपके 11 मार्कर। अगर आप इतने प्रश्नों को लगा लेते हो, मतलब प्रिपेयर कर लेते हो, फॉर्मेटिंग कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मेंस में इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा। ठीक, तो एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या है? यादव राव, रामनगर अभिलेख, गणेशनप वर्णम, अमानदास, संग्राम शाह, दुर्गावती, दामोदर ठाकुर, सिंगौरगढ़ का किला, नरई घाटी का युद्ध, मधुकर शाह, हृदय शाह, प्रेम शाह, देवगढ़। ये 13 3 मार्कर, इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये 1857 की क्रांति में गढ़मंडला का योगदान बताइए, रानी दुर्गावती, मुगलों का संघर्ष, हृदय शाह द्वारा गोंड वंश की राजधानी परिवर्तित करने के कारण, ठीक, सैन्य उपलब्धि, दलपत शाह पर टिप्पणी, हृदय शाह पर टिप्पणी, योगदान, गोंडवाना रियासत पर पूरी की पूरी आपको उपलब्धियों पर टिप्पणी करना है, एक निबंध लिखना है, ठीक, संग्राम शाह की उपलब्धि और रानी दुर्गावती। तो प्रश्नों से समझ में आता है 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, एक संग्राम शाह और रानी दुर्गावती। इनके शासनकाल से संबंधित सभी उपलब्धियों को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सैन्य, राजनीतिक, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज, ये प्री के लिए फैक्ट्स भी पूरे आपको यहाँ पर कवर होंगे, मेंस के आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग भी कवर होगी, और मैं एक लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू पूरी स्टोरी के फॉर्म में पूरा गोंडवाना रियासत आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, गोंडवाना महाकौशल राज्य की भौगोलिक अवस्थिति। ये भौगोलिक अवस्थिति 3 मार्कर 5 मार्कर दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत है कहां पर, और इससे प्रश्न बनेगा तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक, एक एमपी का मैप बनाना है, उसके बाद आपको बताना है कि हमारा जो गोंडवाना रियासत है वो लगभग यहां पर है, ये यहां पर। ठीक, ऊपर यहां पर बता दोगे जबलपुर, इधर आपका चंद्रपुर, जो बैतूल वाला क्षेत्र है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक, और इधर थोड़ा छत्तीसगढ़ का एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे और लिखोगे भौगोलिक अवस्थिति मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व दक्षिणी भाग में स्थित। मध्य पूर्व दक्षिणी भाग, पहले इसे समझो। आपको अगर कोई भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से बना लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ये मध्य है, मध्य प्रदेश, ऑलरेडी मध्य प्रदेश पूरे देश का मध्य एरिया है।
तो उसमें भी ये मध्य वाला जो क्षेत्र है ये ठीक मध्य पूर्वी मतलब मध्य में भी है, पूरब में भी है और थोड़ा दक्षिण में भी है। तो ये वाला एरिया आपका आ गया गोंडवाना रियासत का। क्लियर है? तो इसे आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो और इसे लिख सकते हो कि ये गोंडवाना रियासत का क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र या रियासत। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हो। मध्य प्रदेश भारत के सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इस तरीके से आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। 52 गढ़ों का जो विस्तार हुआ था, यहां पर 52 गढ़ थे। संग्राम सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ यहां पर, जिसे 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। मतलब 52 गढ़ों को उसने जीता। 52 गढ़ थे इनके शासनकाल में। तो उनमें से जो मुख्यतः आज के समय पर जो क्षेत्र थे, जैसे कि बालाघाट, मंडला, ठीक, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, दमोह आदि, इस तरीके से आदि करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले तो भौगोलिक स्थिति समझ में आ गई कि हमारे मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व दक्षिणी भाग में स्थित है गोंडवाना रियासत, ठीक, जो कि 52 गढ़ों से बना हुआ था। 52 गढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्षेत्रों को बता दिया जो कि प्रेजेंट में नाम है, जैसे कि बालाघाट, मंडला, डिंडौरी आदि, ठीक। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड के हिस्ट्री की, गोंडवाना का इतिहास, गोंडवाना रियासत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले नामकरण पर बात करते हैं। तो नामकरण से भी एक प्रश्न बन सकता है। देखो मैं लिंक करके पूरे टॉपिक को समझाऊंगा प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ठीक है। तो नामकरण क्या था? पूर्व में इसका नाम गोंडवाना गढ़मंडला साम्राज्य था। गढ़मंडला, ठीक, मंडला वाला पूरा क्षेत्र, इसलिए मंडला उसका नाम था। गढ़मंडला क्योंकि गढ़ जो बोलते हैं कि ये इसका गढ़ है, जैसे आप लोग किसी भी शासक का बोलते हो ये इनका गढ़ है, तो मंडला गढ़, तो गढ़मंडला यहां पर रियासत का नाम था, ठीक। अकबरनामा, आपको इस बात को समझना है, जितने भी साक्ष्य होते हैं उन्हें याद करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके नाम आप लिखते हो तो आपको ये कंटेंट को रिच करता है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अकबरनामा में गढ़कटंगा के नाम से इस रियासत को जाना जाता है, ठीक। तो दो नाम हो गए, गढ़मंडला, गढ़कटंगा। ये प्राचीन नामकरण की बात हो रही है। समय समय पर गढ़ा कटंगा, गढ़ा मंडला नाम दिया गया। तो नामकरण में इतना आप लोग लिख सकते हो। अब हम लोग गोंडवाना रियासत को 3 भाग में, प्राचीन काल, मध्यकालीन और फिर उसके बाद आधुनिक, किस तरीके से क्या क्या यहां पर हुआ वो हम लोग समझेंगे, ठीक। सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो रामायण काल में, एकदम प्राचीन, जब रामायण काल चल रहा था तो कौशल राज पर लव कुश का शासन था। लव कुश कौन? श्री राम भगवान के पुत्र, सीता और राम के पुत्र। तो लव कुश का शासन था कहां पर? कौशल राज्य का। और यही कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से लेकर रायपुर, जबलपुर तक विस्तृत था। मतलब ये गोंडवाना रियासत वाला जो क्षेत्र है यहां तक ये फैला हुआ था, विस्तृत था, ठीक। फिर उसके बाद कल्चुरी शासन यहां पर आया 9वीं से 10वीं शताब्दी में। 9वीं से 10वीं शताब्दी में 900 1000 एडी, ठीक। इसमें किसका शासन आता है? कल्चुरियों का, ठीक। इस क्षेत्र पर शासन किया। फिर कल्चुरियों को मार भगाएंगे यहाँ के जो संस्थापक हैं यादव राव, फिर वहां पर गोंडवाना शासन की स्थापना होती है। तो ये हो गया प्राचीन इतिहास। अब आती है बात मध्यकालीन इतिहास की, ठीक। मध्ययुगीन इतिहास, यहां पर क्या हो रहा है? इस समय भी कल्चुरियों का शासन बना हुआ है, ठीक। अब इसी समय पर क्या होगा? जो इसके संस्थापक हैं जदुराई जादव राव या फिर यादव राव, ये कल्चुरियों को भगाते हैं और अपने शासन की स्थापना करते हैं। गोंडवाना वंश, गोंडवाना राज्य की स्थापना करते हैं। तो आप बोलोगे गोंडवाना राज्य की जो स्थापना हुई है और शासन काल था वो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक रहा है। तो 13 से 16 शताब्दी ये पूरा का पूरा मध्ययुगीन इतिहास हो गया। मध्ययुगीन में ही गोंडवाना रियासत कंप्लीट होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मराठाओं का थोड़ा सा आ जाता है प्रभुत्व, बाद में आधुनिक में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो आपके
मराठा के कुछ भाग जैसे होलकर अलग हो गया, इंदौर वाला क्षेत्र, सिंधिया हो गया ग्वालियर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो नागपुर वाला जो क्षेत्र था बेसिकली वो भी मराठाओं का था, ठीक। तो यहां पर देखते हैं गोंड वंश 13 से 16 शताब्दी तक, गोंडवाना राज्य जो है 13 से 16 शताब्दी तक, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? जदुरई, जादव राव या फिर यादव राव। ये कोई भी नाम हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। जदुरई किसी किसी बुक में लिखा है, जादव राव लिखा है या फिर यादव राव। साथियों मैंने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए काफी मेहनत की है, ठीक। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वास्तविक जो संस्थापक हैं वो कौन है? संग्राम शाह। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस वंश को काफी ज्यादा विस्तृत किया, ठीक है, रियासत को काफी ज्यादा विस्तृत किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? 52 गढ़ाधिपति। 52 गढ़ाधिपति मतलब 52 गढ़ों का राजा। किसे नाम दिया गया था? संग्राम शाह को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलोगे। तो वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह हैं। गोंड साम्राज्य का जो नाम है इस समय गढ़ मंडला था मध्ययुगीन में, ठीक। गोंड जाति के 2 वर्ग थे, ये 2 वर्ग, ये प्री के लिए सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। एक तो राजगोंड और दूसरा है धुरगोंड। राजगोंड शासक वर्ग था और धुरगोंड पूरी प्रजा थी जिसमें सब लोग आते थे, ठीक। तो शासक वर्ग कौन सा था? राजगोंड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गोंड साम्राज्य में महाकौशल वाला पूरा एरिया, दंडकारण्य जो भी है, ठीक, और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ का एरिया, और महाकौशल जो जबलपुर वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है गोंड साम्राज्य में विस्तृत था, ठीक। आपको 4 क्षेत्र याद रखने हैं, 4 गोंड क्षेत्र, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा जो है यहाँ पर अपनी रियासत बनाए हुए थे। तो गढ़ मंडला जो है हमारा गोंडवाना रियासत जो है 4 क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन से थे? जो मेन था वो गढ़ मंडला था, जिसको गढ़ का टंगा भी कहा जाता है। उसके अलावा देवगढ़ जो छिंदवाड़ा वाला एरिया है उसको देवगढ़, चांदा और खेरला जो बैतूल वाला एरिया है, ठीक। तो ये 4 गोंड क्षेत्र हैं, अलग अलग राजा यहाँ पर राज कर रहे हैं। क्लियर? मेन क्या है? गढ़ मंडला, गढ़ का टंगा, ठीक। इसे आप लोग नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं वंशावली की। वंशावली, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं गोंडवाना राज्य में? सबसे पहले यादव राव जदुरई जो हैं वो हमारे संस्थापक हैं इस वंश के। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बन के आते हैं उनका नाम है संग्राम शाह, जिनका मूल नाम क्या होता है? आम्हड़ दास। आम्हड़ दास नाम याद रखोगे, डायरेक्टली 3 मार्कर में आम्हड़ दास दे देगा तो आपको वहां बताना होगा कि संग्राम शाह का मूल नाम है, जो कि गोंडवाना शासक, गोंडवाना के महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। उसके बाद संग्राम शाह के 2 पुत्र होते हैं, ये आपको यहां याद रखना है। संग्राम शाह के 2 पुत्र होते हैं, जो बड़े पुत्र होते हैं वो दलपत शाह और जो छोटे पुत्र होते हैं वो चंद्र शाह होते हैं। क्लियर? अब ये बड़े पुत्र हैं तो संग्राम शाह के बाद किसे गद्दी मिलेगी? दलपत शाह को। और दलपत शाह का विवाह किससे होता है? रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती से विवाह होता है, किसका? दलपत शाह का। रानी दुर्गावती जो कि चंदेलों की पुत्री थी, है ना, चंदेल वंश के कीरत सिंह राजा की पुत्री थी। सोचो कितने बड़े वंश से वो संबंध रखती थी। उसके बाद यहां पर आकर के गोंडवाना वंश की रानी बनती हैं, ठीक है। इसीलिए एक होता है ना कि मतलब वंश में ब्लड बोलते हैं ना कि इस वंश का ब्लड है, तो खून में उबाल तो होगा ही, है ना। अकबर को धूल चटा दिया साथियों। अकबर का जो सेनापति था आसफ खान, उससे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई थी हमारी रानी दुर्गावती। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब दलपत शाह और रानी दुर्गावती से जो पुत्र हुआ वो था वीर नारायण, ठीक है, जिनकी संरक्षिका बनकर के ये शासन संभालती हैं, ठीक। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सारे महत्वपूर्ण शासक यहां तक हो जाते हैं। उसके बाद मुगल अपने अधीन कर लेता है गोंडवाना राज्य को और अपने अधीनता पर चंद्र शाह को शासन देता है कि चंद्र शाह वहां पर शासन करेंगे, वो टैक्स वगैरह देते रहेंगे मुगलों को। उसके बाद की जो वंशावली है वो मुगलों के अधीन है। तो यहां तक दुर्गावती
क्या होती है, मुगलों के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, नरई घाटी का युद्ध वगैरह, आसफ खान से, और भी मैं भी क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, ये सब मुगलों के अधीन शासन कर रहे हैं। उसके बाद हृदय शाह, जिसको छत्र शाह भी बोला जाता था, ठीक, नरेंद्र शाह, महाराज शाह, शिवराज शाह, निजाम शाह और नरहरी शाह जो कि अंतिम शासक है। तो क्वेश्चन बनेगा, गोंडवाना रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो आप नाम दोगे नरहरी शाह। ठीक, इसमें एक वर्ड है निजाम शाह, एक शासक आए, इनकी जो पत्नी थी कमलापति, ये यहां पर नोट कर लोगे, कमलापति, आप सभी को नाम पता है क्योंकि अभी ये न्यूज में भी था कि जो हमारे भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो वो कौन थी, वो निजाम शाह की पत्नी थी। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। क्या होता है, निजाम शाह की पत्नी कमलापति जो हैं वो 7वीं पत्नी होती हैं और काफी सौंदर्य उनका भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। तो क्या हुआ था, निजाम शाह का एक भाई था, वो इन पर मोहित था, तो इनसे विवाह करना चाह रहा था। तो अब क्या हुआ कि उसने निजाम शाह के खाने में जहर वगैरह डाल के इनको मार देता है। तो गद्दी पर कौन बैठती हैं, गद्दी पर कमलापति बैठती हैं। तो जैसे ही इनकी मृत्यु होती है निजाम शाह की, इनके भाई के जहर देने के बाद, तो ये ऑफर रखते हैं कि किसके साथ, कि कमलापति के साथ, कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। ये पूरी तरीके से डिनाई कर देती हैं, वो उनको परेशान करता रहता है। तो वहां पर क्या होता है, कमलापति अपना एक भाई बनाई होती हैं, तो वहां पर भोपाल रियासत की शुरुआत होती है। तो वो हम लोग भोपाल रियासत में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखोगे, निजाम शाह की जो पत्नी थी वो कमलापति थी। रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज अभी है वो कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। हृदय शाह के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख लिखा गया जिसका नाम था रामनगर शिलालेख। रामनगर शिलालेख, ये आपको याद रखना है। ये शिलालेख आप साक्ष्य के रूप में कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप दे सकते हो। इस शिलालेख में सारी वंशावलियों जो है हमारे गोंडवाना रियासत की है उसका का पूरा एक लिस्ट इस शिलालेख में दिया हुआ है। कहां तक दिया हुआ है, हृदय शाह तक दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हृदय शाह के शासनकाल में इस शिलालेख का निर्माण किया गया होगा। ठीक, 3 मार्कर में डायरेक्टली पूछेगा रामनगर शिलालेख के बारे में लिखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस वंशावली को आप लोग याद रख लोगे, नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण शासक थे संग्राम शाह, उन पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। उन्हें 52 गढ़ाधिपति के नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी उससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो 3 मार्कर 5 मार्कर यहां से पूछा जा सकता है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखोगे, फॉर्मेटिंग रखोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूं कि जो 5 मार्कर और 11 मार्कर के जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले इंट्रो देना है, 1 या 2 लाइन का अगर 5 मार्कर का है। उसके बाद आपको एक बॉडी बनानी है, उसके बाद 1 लाइन या 2 लाइन में कंक्लूड करना है। आपको 6 लाइन के आसपास आपको यहां पर स्पेस मिलेगा, 6 या 7 लाइन का। तो आपको इंट्रो देना है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उससे संबंधित इसकी पूरी बॉडी लिखनी है और उसके बाद प्रश्न से संबंधित जो भी कंक्लूजन होगा उसको आप कंक्लूड करोगे। या फिर आपने थोड़ा बहुत क्या कर दिया, इंट्रो दे दिया और पॉइंट वाइज आपने बॉडी में एक्सप्लेन कर दिया। तो फॉर्मेटिंग प्रश्नों के हिसाब से आप कर सकते हो। जहां पर जरूरत ग्राफ की होगी, जहां पर जरूरत आपके मैप की होगी, वहां पर आप उसे बनाइए, मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। संग्राम शाह जिनका शासनकाल 1510 से 1543 तक रहता है। ठीक, और इनका मूल नाम क्या होता है, आम्हड़ दास। गणेश नृप वर्णम में इनको क्या बोला गया, 52 गढ़ाधिपति, 52 गढ़ों का राजा। गणेश नृप वर्णम और मैंने एक नाम और बताया, रामनगर शिलालेख। ये 2 साक्ष्य हेतु हमें याद रखना है कि गणेश नृप वर्णम में संग्राम शाह
और इनकी वंशावलियों के बारे में पता चलता है, उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, और रामनगर में भी वंशावली और उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ठीक, रामनगर शिलालेख। ठीक है, अब प्रश्न बनेगा कि राजधानी जो इन्होंने बनाई वो मदन महल बनाई। प्री के लिए अगर प्रश्न पूछेगा कि मदन महल को गोंडवाना रियासत में किसने अपना राजधानी बनाया था, तो आप आंसर दोगे संग्राम शाह ने मदन महल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस तरीके से आपका 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये इंट्रो टाइप से आपने दे दिया कि संग्राम शाह ने जो शासनकाल था वो 1510 से 1543 तक इन्होंने अपना शासनकाल संभाला। मूल नाम अमरदास, गणेश वर्णम आपने साक्ष्य दे दिया कि उसमें संग्राम शाह के बारे में एक्सप्लेनेशन है, और उसी में 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है इनको। ठीक है, जिसे 52 गढ़ों का राजा कहते हैं, और राजधानी इन्होंने मदन महल को बनाई थी। इतने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद प्रश्न पूछा है राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि राजनीतिक उपलब्धि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि उन्होंने 52 गढ़ों तक अपने राज्य को विस्तृत किया। तो साम्राज्य का विस्तार 52 गढ़ों के अंतर्गत किया इन्होंने। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट संधि थी वो आप बता सकते हो, और वैवाहिक संबंध इनका बता सकते हो। वैवाहिक संबंध के द्वारा ये क्या करते थे, आसपास के क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध करके अपने राज्य को विस्तृत करते थे। ठीक, तो क्या हुआ संधि इनका, तो दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी दिल्ली में, उसमें जब लोधी वंश था तो इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी से ये संधि कर लेते हैं कि कोई संघर्ष नहीं करेंगे, संधि कर लेते हैं, आप अपने राज्य में मस्त रहिए, हम अपने राज्य में मस्त रहते हैं। इस तरीके से संधि कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। क्लियर है। अब वैवाहिक संबंध की बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व में जो बघेलखंड था, बघेलखंड कहां पर है, जो रीवा वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो रीवा वाला क्षेत्र है आप लोग देख सकते हो, ये रीवा वाला क्षेत्र। ठीक, यहां पर अपना गोंडवाना रियासत है, तो यहां पर बघेलखंड रियासत में इन्होंने क्या किया है, वैवाहिक संबंध को स्थापित किया और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। क्लियर। उस समय कौन शासक था, वीर सिंह देव शासक थे बघेलखंड में, और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। समझ ही रहे हो कि किस तरीके से होता है, बहुत सारे राजा ऐसे आए जो वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग दे सकते हो, संधि और वैवाहिक संबंध। फिर आती है बात सांस्कृतिक उपलब्धि की, तो इन्होंने कुछ स्थापत्य, कुछ किला बनवाया। तो वो कौन कौन से थे, एक तो चौरागढ़ का किला है जो कि प्रेजेंट में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, तो ये किसने बनवाया है, तो संग्राम शाह ने बनवाया है। चौरागढ़ दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में सीधा सीधा चौरागढ़ दुर्ग पूछ सकता है। तो आपको ये बताना है कि ये स्थापत्य है, सांस्कृतिक उपलब्धि है किसकी, संग्राम शाह की। आपको ये बताना है कि आप ये जो चौरागढ़ है ये किस वंश से संबंधित है, तो बोलोगे गोंडवाना वंश से संबंधित है। इस तरीके से 2-3 पॉइंट दे करके आप 3 मार्कर कंप्लीट कर सकते हो किसी भी प्रश्न का। उसके बाद इन्होंने संग्रामपुर ग्राम बसाया अपने नाम पर। ठीक है, उसके बाद मदन महल भवन का निर्माण करवाया, और भी अन्य दुर्ग व सामाजिक कार्यों को इन्होंने किया, और उन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त की। इसके अलावा साहित्य की बात करें तो संस्कृत भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रस रत्न माला। इसे आप लोग नोट कर लो, रस रत्न माला, सीधे 3 मार्कर में पूछेगा। तो रस रत्न माला किसने लिखा है, तो हमारे संग्राम शाह ने लिखा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ है। ठीक, ये इतना अगर आप लिख लेते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद साहित्य में इन्होंने और क्या किया, दामोदर ठाकुर को संरक्षण दिया। दामोदर ठाकुर जिन्होंने 2 निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध लिखे, विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। तो आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देना है, तो आपके 2 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, राजनीतिक उपलब्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि किसकी, संग्राम शाह की। नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहां तक बात कर लिए, संग्राम शाह तक।
संस्थापक हो गए यादव राव। उसके बाद आती है बात संग्राम शाह की। संग्राम शाह के सारे प्रश्न कवर हो गए। उसके बाद संग्राम शाह के दो पुत्र मैंने बताया, एक दलपत शाह और एक चंद्र शाह। दलपत शाह जो कि बड़ा पुत्र था, उनका जो विवाह है वह किससे होता है? वह रानी दुर्गावती से होता है। ठीक, ये सब आप लोग अलग से नोट कर सकते हो। और उनका पुत्र जो होता है वो वीर नारायण होता है, वीर नारायण होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। दुर्गावती महोबा की चंदेल वंश की कीरत सिंह की पुत्री थी, कीरत सिंह की पुत्री थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। विवाह जो है गढ़ामंडला के गोंड शासक दलपत शाह से होता है। यहां पर एक चीज और याद रखो, दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो रानी दुर्गावती हैं वो आत्मसमर्पण हेतु चल जाती हैं कि, परंतु क्या होता है, एक विद्वान होते हैं महेश ठक्कुर, वो उनको सलाह देते हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बन करके शासन संभाल सकती हैं। अब वो इतने बड़े वंश, चंदेल वंश की पुत्री और गोंडवाना की रानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो शासन बिल्कुल संभालेंगी और संभालती हैं और बहुत अच्छा संभालती हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो गोंडवाना रियासत है वो अपने वृद्धि, जो समृद्धि होती है, वो उनकी समृद्धि चरम स्थिति पर थी अकबर के शासनकाल में। समझ गए? इसीलिए अकबर के शासनकाल में अकबर को चुभती है कि एक महिला शासिका इतना अच्छा शासन कैसे स्थापित कर सकती है। तो वहां पर फिर वो युद्ध होता है। ये क्लियर है? अब बात आती है दलपति शाह की। दलपति शाह के लिए जो 3 पॉइंट आप लिख सकते हो वो ये इस तरीके से दे सकते हो कि दलपत शाह का जो शासनकाल था वो 1543 से 1550 था। 1543 से 1550 था। 1550 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1550 से रानी दुर्गावती शासन स्थापित करती हैं। दलपत शाह शासन पर गद्दी पर बैठते से ही वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। एक प्रश्न प्री के लिए बन सकता है कि कौन सा शासक है गोंड वंश का जो महाराजाधिराज का उपाधि धारण करता है? तो आप बोलोगे दलपति शाह। उसके बाद अगली पॉइंट, ये रानी दुर्गावती के पति थे और राजधानी गढ़ा से सिंगोरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गढ़ा से सिंगोरगढ़ इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। तो किसने किया? दलपत शाह ने। इसके बारे में जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है? गणेश नपवर्णम से इसका साक्ष्य मिलता है कि इन्होंने गढ़ा से अपनी राजधानी को शिफ्ट करके सिंगोरगढ़ पहुंचाया, लेकर के गए। तो इतने पॉइंट मतलब क्लियर होने चाहिए और इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आती है दलपत शाह की पत्नी दुर्गावती के बारे में। पहले हम लोग कुछ प्री के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद जो मेंस हेतु जो प्रश्न बन सकता है उसे हम लोग देखेंगे। रानी दुर्गावती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, हमारे प्री के लिए, और गोंडवाना की तो महत्वपूर्ण शासिका थी ही। रानी दुर्गावती का जो जन्म है 5 अक्टूबर 1524 में होता है और वीरगति को प्राप्त होती हैं 24 जून 1564 में। साथियों, 40 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, परंतु 40 वर्ष में ही ये पूरी जिंदगी जी लेती हैं। साथियों, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जिंदगी बहुत बड़ी होनी चाहिए, लंबी जरूरी नहीं है कि आप 80 साल जी लो, 100 साल जी लो। आप जितना भी जियो बहुत बड़ी जिंदगी जियो, ठीक है? लंबी जरूरी नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक, तो अब यहां पर देखो, रानी दुर्गावती का प्रिय हाथी जिसका नाम सरमन था, श्रवण भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्रिय हेतु, क्योंकि अकबर जो है वो इस हाथी का डिमांड करता है कि इस हाथी को हमें दे दीजिए। ठीक है, और इनका विश्वसनीय सेनापति था, वजीर था आधार सिंह, जो कि बहुत ही वफादार था, रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान न्यौछावर तक करने के लिए तैयार था। ऐसे सेनापति बहुत कम होते हैं। तो अकबर
सेनापति वजीर जो है आधार सिंह और हाथी, इन दोनों की डिमांड करता है कि आप हमें दे दीजिए। ठीक, परंतु रानी तो रानी है, कैसे दे देंगी? समाधि ग्राम बरेला में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, जबलपुर का जो क्षेत्र है उसमें एक ग्राम है बरेला, बरेला में इनकी समाधि है, जो कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है? नरई नाला वाला क्षेत्र पड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखोगे, जबलपुर, बरेला, नरई नाला वाला क्षेत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो रानी दुर्गावती का केंद्र था, अभी जो जबलपुर है वहां पर इन्होंने पूरा शासन स्थापित किया था। मतलब जबलपुर वाला जो क्षेत्र है चारों तरफ, वहीं पर इनका मेन केंद्र था। ठीक, इन्होंने समाज हेतु क्या क्या कार्य किए? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य था वो था तालों का निर्माण, तालाबों का, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण। इन्होंने अपने वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल का निर्माण कराया। इन्होंने चेरी ताल बनवाया अपनी दासी के नाम पर, और इन्होंने खुद के नाम पर रानी ताल बनवाया, जो कि सामाजिक कार्य में लिख सकते हो, रानी दुर्गावती के सामाजिक कार्यों में भी लिख सकते हो कि जल व्यवस्था हेतु, सिंचाई हेतु, कृषि हेतु इन्होंने तालों का निर्माण कराया, जो कि समाज को काफी उद्धार प्रदान किया। कुछ नोट है, उसे आप लोग नोट कर सकते हो। जबलपुर की बात चल रही है तो जबलपुर में ही रानी ताल स्टेडियम, जबलपुर में ही अशोक पटेल हॉकी स्टेडियम, और जबलपुर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है। तो प्री में स्टेडियम वगैरह खेल से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो जबलपुर की बात चल रही थी, जबलपुर में रानीताल स्टेडियम है, तो मैंने और भी पॉइंट्स ले लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लांजी का किला, अगर ये आता है तो पूछेगा कि लांजी का किला किस वंश से संबंधित है, तो आप बोलोगे गोंड वंश से संबंधित है। और ये कहां पर है? तो अभी के मध्य प्रदेश में ये बालाघाट में स्थित है। तो लांजी का किला बालाघाट में है, लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। क्लियर? अब जो बात करते हैं कि मुगलों का शासनकाल चल रहा था दिल्ली में, उस समय जो शासनकाल में राजा थे वो थे अकबर, मतलब रानी दुर्गावती के समकालीन कौन है मुगल में? अकबर। ठीक है, तो अकबर के समय पर गोंडवाना राज्य की कीर्ति चरम पर थी, मतलब बहुत समृद्ध थी। अल्पायु वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभाला इन्होंने, तो आप याद रखोगे वीर नारायण इनका पुत्र है। अकबर के सेनापति आसफ खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आसफ खान, किससे इनका युद्ध होता है? आसफ खान से, जो कि अकबर का प्रमुख सेनापति होता है। नरई नाला क्षेत्र में जबलपुर में इसके साथ युद्ध होता है। ठीक, जहां पर परास्त होने के पश्चात दुर्गावती कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद अकबर ने विजय के उपरांत क्या करता है कि चंद्र शाह को गोंड वंश का शासक बनाता है अपने अधीनता में। ठीक, तो ये थे बेसिक नॉलेज जो कि रानी दुर्गावती से संबंधित है और गोंडवाना राज्य से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रश्न क्या बनेगा? रानी दुर्गावती का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक उपलब्धियों को एक्सप्लेन करिए 11 मार्क्स में। 11 मार्कर क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। क्या सर 11 ही पूछा जा सकता है, 3 या 5 नहीं? तो देखो साथियों, आप अगर डिटेल में पढ़ते हो तो किसी भी प्रश्न का 3 मार्कर भी बना सकते हो, 5 मार्कर भी बना सकते हो, 11 मार्कर भी बना सकते हो। मेन क्या है? फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। अब देखो 11 मार्कर के लिए मैंने कैसा फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले मैंने इंट्रो लिखा है, इंट्रो के साथ साथ मैंने जानकारी दी है कि आईने अकबरी में साक्ष्य मिलते हैं जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखित हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है? बॉडी लिखी है, जो कि ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है, जिससे संबंधित मैंने ये सारी उपलब्धियां लिखी है। उसके बाद लास्ट में आप यहां पर 2 लाइन का कंक्लूजन करोगे जो प्रश्न पूछेगा। ठीक, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट करना है, आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो प्रश्न दिए हैं उन सबको आप कॉपी में एक एक करके लिखोगे। ठीक, तो इसे देखते हैं रानी दुर्गावती की राजनीतिक, सामाजिक। सबसे पहले इंट्रो में देखो कैसा इंट्रो लिखते हैं। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में शौर्य तथा अदम्य साहस की व गौरव का प्रतीक मानी जाती हैं। 1550 ईस्वी में शासक दलपत शाह की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के तौर पर रानी दुर्गावती ने शासन का बागडोर अपने हाथ में लेती हैं।
देखो हमने पूरी की पूरी इतिहास एक इंट्रो के 2 या 3 लाइन में कवर कर ली कि रानी दुर्गावती चंदेलों की पुत्री हैं। रानी दुर्गावती बहुत इंपॉर्टेंट शासिका हैं। रानी दुर्गावती दलपत शाही की पत्नी हैं और उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र वीर नारायण है उनकी संरक्षिका के तौर पर शासन स्थापित करती हैं, शासन संभालती हैं। ठीक, और उनके शासन के समकालीन जो मुगल में था वो कौन था? दिल्ली में मुगल में मुगल शासक अकबर था जो शासन कर रहा था। इन सभी चीजों का साक्ष्य मुगल काल के ही एक बुक से जिसका नाम आईने अकबरी है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, वहां से इन सभी साक्ष्यों का हमें पता चलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने साक्ष्य जैसे दिया है आप भी दे सकते हो, इससे कंटेंट रिच हो गया, चेक करने वाला आपको और अच्छे मार्क्स देगा। अब उपलब्धियों की बात करें तो राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों में इस तरीके से पॉइंट्स में लिखो आप। कोई जरूरत नहीं है कि मतलब पैराग्राफ में लिखना है कि नहीं लिखना है। साथियों पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिखते हो तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया? जो सिंगौरगढ़ इनकी राजधानी थी उसे परिवर्तित करके चौरागढ़ बनाया। तो चौरागढ़ राजधानी किसने बनाया? तो रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ राजधानी बनाई। चौरागढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में बसा है, तो वहां पर अब पहाड़ियों में बसा है, जिसकी वजह से उनको एक क्या मिल रहा? संरक्षण मिल रहा पहाड़ों से। तो वहां पर काफी सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि इस राज्य पर अब किसकी नजर है? मुगलों की। ठीक है, तो इनको अपनी राजधानी सुरक्षित करनी थी, इसलिए सिंगौरगढ़ से इन्होंने चौरागढ़ पर अपना राजधानी निर्माण किया। किस शासक ने सिंगौरगढ़ पर अपनी राजधानी निर्मित की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, अभी मैंने बताया इसके पहले। ठीक, रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र को स्थायित्व और विस्तार दिया और इसका जो विस्तार है मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह क्षेत्र तक विस्तारित किया। ठीक, अपने क्षेत्र को विस्तार कर रही हैं। मालवा शासक जो बाज बहादुर था उसके साथ इनकी 2 युद्ध होते हैं। दोनों युद्ध में बाज बहादुर को वो पराजित कर देती हैं। ठीक, और सफलता का परिचय देती हैं, अपनी सैन्य सफलता का परिचय देती हैं कि इनका सैन्य व्यवस्था काफी अच्छा था। ठीक, बाज बहादुर कहां का शासक है? मालवा का शासक है। उसके साथ 2 युद्ध हुए, दोनों युद्ध में ये विजयी हुई। ठीक, अफगानियों को पराजित कर अपनी सेना में शामिल किया। देखो कितनी अच्छी बात है, अफगानी जो थे वो काफी कुशल थे, सैन्य व्यवस्था उनकी काफी अच्छी थी, है ना? तो इन्होंने क्या किया? अफगानियों को हराया और उनको अपनी ही सेना में शामिल कर लिया कि हमारे लिए आप कार्य करो, आपको संरक्षण हम देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप राजनीतिक व सैन्य उपलब्धियां लिख सकते हो पॉइंट्स में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की। तो जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख थे विट्ठल दास, सामाजिक और सांस्कृतिक है तो विट्ठल दास एक सांस्कृतिक व्यक्ति हुए जो कि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख थे। ठीक, उनको क्या किया इन्होंने? उनको अपने गोंडवाना शासन में स्वागत किया कि आपका स्वागत है गोंडवाना शासन में, और उनको 108 गांव दान में दिया, संरक्षण दिया, 108 गांव दान में दिया कि हम आपको देते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा दिल है। ठीक, रानी दुर्गावती ने हिंदू मुस्लिम संतों को संरक्षण एवं दान प्रदान कर उदार एवं धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सभी को एक माना और अपने राज्य में सबको जगह दी। ठीक, और संतों को संरक्षण दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती ने रानीताल, सामाजिक बात चल रहा है तो समाज के लिए क्या क्या कार्य किया? तो तालाबों का निर्माण किया था, आधार ताल, चेरी ताल आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने कुएं, मठ, बावड़ियां व धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया। पंचमठा मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसका भी निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया था, पंचमठा मंदिर। ठीक, आज भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो इतने पॉइंट्स हो गए सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों में। देखो मैंने शॉर्ट में लाया हूं, ठीक, आप किताबों में और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मैं यहां समझाने के लिए लेकर के आया हूं कि आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है,
11 मार्कर 200 शब्द, शब्द सीमा भी आपको ध्यान रखनी है, 200 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। 5 मार्कर में 50 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। और 3 मार्कर में 10 या 20 शब्द, या फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, आप 2 या 3, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आर्थिक उपलब्धि की बात करें तो रानी दुर्गावती ने निष्पक्ष व त्वरित न्याय की व्यवस्था स्थापित की, कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका त्वरित न्याय मिले, त्वरित समाधान हो उसका, उसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था स्थापित की। उसके बाद दुर्गावती के समय गोंडवाना राज्य आर्थिक रूप से काफी सशक्त था और काफी संपन्न था, ये मैंने आपको बताया ही है। उन्होंने जो टैक्स लेना चालू किया वो हाथी या सोने के मुद्राओं के रूप में लिया। जिन मुद्राएं जो सोने की थी उन्हें ये टैक्स के रूप में ले रही थी, और उस मुद्रा में हाथी का चिन्ह जो है वो छपा हुआ था। राज्य के आर्थिक संपन्नता तथा कर प्रणाली की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है, तो आईने अकबरी से मिलती है। देखो फिर से हमने साक्ष्य दे दिया कि जो आर्थिक संपन्नता है गोंडवाना शासन की, गोंडवाना में दुर्गावती शासन व्यवस्था की, तो ये संबंधित साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आईने अकबरी में मिलते हैं। गोंडवाना राज्य जो कृषि व व्यापारिक उन्नति का क्षेत्र था, कृषि के लिए काफी उन्नत था और व्यापार के लिए काफी उन्नत था। इस तरीके से आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि इनकी जो सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था है वो काफी कुशल थी, काफी अच्छी थी, है ना। इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछेगा। ठीक, नोट कर लो। अब बात आती है रानी दुर्गावती व मुगलों का संघर्ष। किस तरीके से रानी दुर्गावती और मुगलों का आपस में टकराव होता है, ये सीधा सीधा प्रश्न 11 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछ सकता है। तो मैं सेम बोला, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो देखो इंट्रो लिखने का नया तरीका, आपने पृष्ठभूमि लिखी कि मुगलों के साथ इनका जो संघर्ष हो रहा है वह किन कारणों से हो रहा है, वो हमने पॉइंट में लिख लिया कि क्या क्या पॉइंट थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, मुगलों के हाथ में पुनः सत्ता आ गई। अब मुगल आ गए तो 1562 में जब अकबर ने मालवा को जीता, अकबर ने क्या किया, मालवा को जब जीता तो मालवा वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना से सटा हुआ था, पास में था, जिससे कि टकराव हो रहा था दोनों राज्यों में। ठीक, उसके बाद ये देखो सीमाओं में टकराव हो रहा है मुगल व गोंडवाना के। उसके बाद गोंडवाना की जो रानी है वो कौन थी, रानी दुर्गावती, वो एक महिला शासिका थी। ये भी उनके आंखों में चुभ रहा था कि एक महिला शासन इतनी अच्छी तरीके से कैसे स्थापित कर सकती है, इतनी समृद्धतापूर्ण इनका शासन कैसे चल सकता है, तो ये भी खटक रहा था। तो ये भी एक कारण बना, पृष्ठभूमि बनी कि मुगलों से संघर्ष हुआ। ठीक, तो इसे आप लोग लिख सकते हो। और इन सभी के बारे में जानकारी मैंने बार बार बताया कि आईने अकबरी से प्राप्त होता है, और इसके अलावा रामनगर अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो आपने स्रोत बता दिया, कितना कंटेंट आपका रिच हो गया। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है रानी दुर्गावती व मुगल का संघर्ष आप एक्सप्लेन करिए विस्तार पूर्वक, तो आप यहां पर अब युद्ध को बताओगे। ये आपकी बॉडी आ गई। ठीक, जो युद्ध होता है वो 1564 ईस्वी में आसफ खान के साथ, जो कि महत्वपूर्ण सेनापति है अकबर का। ठीक है, नरई घाटी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है, आसफ खान का युद्ध कहा जाता है, 1564 में होता है। अब इसको चरणों में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये चीज हो रही है। तो आसफ खान ने सबसे पहले रीवा को विजित किया। रीवा वाला जो क्षेत्र है आसफ खान उस पर जीत हासिल करता है। उसके बाद अकबर की अनुमति लेकर के गोंडवाना पर आक्रमण करने का निश्चय करता है कि हम गोंडवाना को भी जीतेंगे। तो यहां से ये स्टार्ट हो रही है। प्रथम चरण देखोगे, अब दमोह पर ये आता है, विजय प्राप्त करता है। रीवा से स्टार्ट किया था, जो कि रीवा जो है गोंडवाना का हिस्सा नहीं था। यहां पर जीतने के बाद अकबर से अनुमति लेता है कि गोंडवाना पर अब हम लोग अटैक करते हैं। तो पहले चरण में वो दमोह पर अटैक करके विजय प्राप्त करता है। इस समय रानी जो है सिंगोरगढ़ से
निकल करके नरई घाटी पहुंच जाती हैं। अब नरई घाटी पहुंच गई, इसीलिए ये युद्ध नरई घाटी में होगा, इसीलिए इस युद्ध का नाम नरई घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। तो पहले चरण में दमोह पर विजय हुआ और जो रानी है वो नरई घाटी क्षेत्र में आ जाती हैं। कहां से? सिंगोरगढ़ से। दूसरे चरण में देखोगे इनके संघर्ष में नरई घाटी का प्रथम युद्ध होता है। नरई घाटी में 2 युद्ध होते हैं। तो नरई घाटी का प्रथम युद्ध नाजिर मोहम्मद और रानी दुर्गावती के बीच लड़ा जाता है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है रानी दुर्गावती का विजय होगा, रानी दुर्गावती विजयी होंगी। और पराजित कौन होगा? ये शाही सेना। शाही सेना कौन? मुगल शाही सेना। ठीक है, तो यहां पर देखोगे नरई घाटी का प्रथम युद्ध नाजिर मोहम्मद के साथ हो रहा है और नाजिर मोहम्मद के साथ रानी दुर्गावती का प्रथम युद्ध हो रहा है नरई घाटी का। और नरई घाटी का द्वितीय युद्ध जो होगा वो होगा आसफ खां से। और आसफ खां से हो रहा है तो इस आसफ खां ने इस बात को फील किया कि रानी दुर्गावती को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो इसने क्या किया? तोपों का पूरा एक घेरा बनाया। जब यहां पर नरई घाटी के प्रथम युद्ध में मुगल पराजित होता है तो ये द्वितीय युद्ध में आसफ खान क्या करता है? तोपों का यूज करता है और एक घेरा बनाता है। और घेरा बनाता है जिसमें रानी वीरतापूर्वक अपना संघर्ष करती हैं, लड़ाई करती हैं, ठीक, साहस का साथ युद्ध करती हैं। अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। साथियों, वीर गति को प्राप्त होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं कि क्या कारण थे पराजय के, वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपने देख ही लिया कि तोपों का निर्माण हो रहा है। तो हमारे जो गोंडवाना शासक हैं इनके पास तोपों का ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया, तोपों की ज़्यादा ये लोग यूज़ किए ही नहीं। इस वजह से क्या हुआ? रानी दुर्गावती यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होती हैं। अंतिम चरण की बात करेंगे। देखो 2 चरण हमने बात की। पहले चरण में हमने क्या बात किया? दमोह पर विजय। द्वितीय चरण में नरई घाटी का प्रथम व द्वितीय युद्ध। तृतीय चरण में स्टेप बाय स्टेप चौरागढ़ का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ का युद्ध 3 मार्कर 5 मार्कर में सीधे तौर पर आएगा। अब यहाँ पर वीरगति प्राप्त हो चुकी है तो ऑब्वियस ही बात है अंतिम चरण में कोई और लड़ाई कर रहा होगा। तो उनका एक पुत्र याद है आपको, क्या नाम है? वीर नारायण। वो इस युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। चौरागढ़ के युद्ध में वीर नारायण व उनके प्रधानमंत्री भोज कायस्थ, ये लोग किससे? मुगल से संघर्ष कर रहे हैं चौरागढ़ के युद्ध में। तो चौरागढ़ का युद्ध अलग से भी प्रश्न बनेगा तो आप लिख सकते हो किसके किसके बीच हुआ है। वीर नारायण भोज कायस्थ ये एक साइड हैं, प्रधानमंत्री हैं वीर नारायण के। उसके बाद मुगलों के साथ इनका लड़ाई होता है जो कि चौरागढ़, नरई घाटी से चौरागढ़ आ पहुंचे, जिस पर आसफ खां ने घेरा डाला और शाही सेना की विजय हो जाती है। तो चौरागढ़ युद्ध में पूरी तरीके से गोंडवाना वंश को हरा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? अपनी अधीनता में शासकों को वहां पर शासन करने के लिए छूट दे दी जाती है। ठीक, तो चौरागढ़ में आपने यहाँ देख लिया कि भोज कायस्थ वीर नारायण एक तरफ हैं और मुगल सेना एक तरफ है, जिसमें आसफ खान जो है इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे प्रश्न को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब लास्ट में क्या बता सकते हो कि क्या कारण थे पराजय के? तो आप पहला बोलोगे तोप खाने का अभाव, क्लियर दिख रहा है। उसने तोप खाने से घेरा बनाया और युद्ध किया। उसके बाद प्रशिक्षित कुशल सैनिकों का भी अभाव था। गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी और गुप्तचर व्यवस्था आपने पता है कि मुगलों का काफी ज्यादा स्ट्रांग था। उनको पहले से ही पता चल जाता था कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। सारे गुप्तचर वहां पर भेजे गए थे। विश्वास पात्रों की भी कमी थी। विश्वास पात्र जो थे वो दगाबाज निकल गए और फिर यहाँ पर गोंडवाना रियासत एक प्रकार से मुगलों के अधीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग लिखोगे और तैयार करोगे। जो भी प्रश्न यहाँ पर अगर नहीं हुए हैं तो उनको मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पर एक नया वीडियो बना लूंगा जिसमें सारे आंसर मैं खुद लिख के आपको दे दूंगा। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ जहां पर आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कॉपी चेक कर दी जाएगी।
डेली क्विज यहाँ पर होते हैं, बहुत अच्छे क्विज होते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। बाकी के सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पूरे के पूरे रियासतों को एक एक करके ख़त्म करेंगे और हमारे प्री को भी तैयार करेंगे, मेंस को भी तैयार करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है इस चीज़ को भी सीखते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।